चल शुरू करते हैं। तो आज तारीख है 3 सितंबर और आज का करंट अपन कवर करना है। तो पहली न्यूज आई है कि भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को लेके कि भारत का टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो पिछले साल तकरीबन 22.83 बिलियन डॉलर था, वो इस साल की रिजल्ट 2020 और 2021 का जो डाटा आया है उसमें बढ़कर तकरीबन 33 बिलियन डॉलर हो गया है, जो तकरीबन 45% ज्यादा है पिछले साल से कंपेयर करें तो। अब देखो, हम्म। अपन को इतना बेसिकली उसके बारे में, अकेले मर्चेंडाइज के बारे में तो न्यूज है इसलिए जानना जरूरी है। अपन थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जान ले रहे हैं। देखो, एक्सपोर्ट में इंडिया ज्यादातर चीजें क्या एक्सपोर्ट करता है। पहली बात तो इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। सेकंड नंबर पे जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। फिर जो ड्रग और जो फार्मास्यूटिकल की दवाई ववाई हो गई इनको एक्सपोर्ट करता है। फोर्थ नंबर पे गोल्ड को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनको इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। और टॉप 5 कंट्रीज की अगर बात करें जिनमें हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो है यूएसए, यूएई, चाइना, हांगकांग और अपना सिंगापुर। अब इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया टॉप इंपोर्ट में करता है सबसे ज्यादा, तो क्रूड ऑयल अपन इंपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। थर्ड पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। फोर्थ पे कोल इंपोर्ट करते हैं और फिफ्थ नंबर पे आता है कोक, जो बेवरेजेस प्रोडक्ट होते हैं, कोक बेवरेजेस, उनको। और टॉप इंपोर्टर्स की कहा जाए जिन देशों से हम करते हैं, तो सबसे ज्यादा तो अपन चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे यूएसए है, थर्ड पे यूएई है और फोर्थ पे सऊदी अरेबिया। मतलब टॉप पे देखा जाए ना तो यही तीन है, यूएसए, यूएई और चाइना। और बस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में उनका स्टेटिक्स आगे पीछे हो जाते हैं, दैट्स ऑल। और बाय द वे, अगर अपन ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो हम यूएसए से हमेशा सरप्लस में रहते हैं ट्रेड में। अपन यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इन कंपेयर टू इंपोर्ट। और अगर हम्म। डेफिसिट की बात करें तो चाइना से हम लोग डेफिसिट में ज्यादा रहते हैं। और थोड़ा ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो बेसिकली इंडिया का ट्रेड डेफिसिट हमेशा से तकरीबन तकरीबन 200-250 बिलियन डॉलर चलता है। लेकिन पिछले साल 2021 में सबसे कम ट्रेड डेफिसिट रहा, जो तकरीबन 200-250 बिलियन डॉलर होता है, वो केवल और केवल 7.8 बिलियन डॉलर रहा। हम लोगों ने ज्यादा कोई चीजें मंगाई ही नहीं विदेशों से पिछले साल तो। और टोटल अगर पिछले साल की बात करें तो 439.64 बिलियन डॉलर का तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है और 447.44 का इंपोर्ट किया है। तो तकरीबन 7.8 बिलियन डॉलर का ही ट्रेड डेफिसिट रहा। और जितना कम ट्रेड डेफिसिट होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है किसी भी देश के लिए। बट देखो वही है ना, कोरोना चल रहा था इसलिए हम लोगों ने चीजें कम मंगाई। और हम देखते हैं ना, क्रूड ऑयल, नाम से ही देख लो, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन चीजों को हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। कोल, और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आधे से ज्यादा साल तो लॉकडाउन लॉकडाउन चलता रहा हर जगह। तो उस वजह से हम लोगों का ये ट्रेड डेफिसिट इतना कम हुआ है। वो इस साल बढ़ जाएगा, तुम देख लेना, वहीं पे लौट के आ जाएंगे। तो ओवरऑल ये डाटा आया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो एक आई है अफगानिस्तान को लेकर कि ये भी फ्रंट फ्रंट पेज पे ही है छोटी सी, कि अफगानिस्तान के साथ जो अपनी कतर दोहा में अभी मीटिंग हुई है, कतर की राजधानी दोहा में, उस मीटिंग के बाद अफगानिस्तान के साथ में हमारा एक पैक्ट पे साइन हुआ है जिसमें उसने साफ कह दिया है कि हम टेररिज्म को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं देंगे और टेररिज्म को अपने यहाँ पनपने नहीं देंगे। अब लेकिन बदले में उसने इंडिया से ये चाहा है कि इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करे। अब इंडिया के सामने प्रॉब्लम ये है कि इंडिया एक्सेप्ट, देखो, ना एक्सेप्ट करता हो तो हमें उसको टेररिज्म ऑर्गेनाइज मानना पड़ेगा कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्योंकि देखा जाए इंडिया में मीडिया ग्रुप्स वगैरह ने उसको इमेज भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही किया है। बाय द वे याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी तालिबान को ऑन ऑफिशियल नोट कभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा है अभी तक। केवल और केवल मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है ये सब। तो इंडिया या तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे, या अगर उसको एक्सेप्ट करती है तो फिर इंडिया के पास में वो प्रॉब्लम आ जाती है कि तालिबान का जो डेप्यूटी हेड है हक्कानी, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो टेररिस्ट है, उसने प्लेन्स वगैरह हाईजैक किए थे। प्रो हक्कानी की वजह से याद हो, यूएसए के मिलिटेंट्स को उसने पकड़ लिया था। फिर उनको जो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए यूएसए ने हक्कानी को उसके लोग वापस लौटाए थे। तो वो सब चीजें भी हुई हैं। तो हक्कानी तो एक टेररिस्ट है ना ब्रो, पूरी तरीके से। तो अगर हम हम्म। तालिबान को रिकॉग्नाइज करते हैं तो दूसरी तरफ हम हक्कानी को भी रिकॉग्नाइज कर देंगे क्योंकि उनकी इंटर गवर्नमेंट में वो भी है। तो इंडिया दोनों तरफ से फंसा हुआ है।
आगे देखने वाली बात होगी कि इंडिया करता क्या है। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी न्यूज है, हर जगह कल मीडिया आउटलेट्स में और हर जगह सोशल मीडिया पे भी चली है कि जो सिद्धार्थ शुक्ला थे, जो बिग बॉस 13 के विनर हैं बाय द वे, और एक बालिका वधू करके एक सीरियल आता था, उससे उनको फेम मिला था बहुत ज्यादा, तो उनका कल निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। और बाय द वे इसमें ज्यादातर जो डॉक्टर्स का मानना है वो यही स्टेप्स लगाए जा रहे हैं कि केवल इस वजह से नहीं हुआ कि मतलब हार्ट अटैक के मेन जो रीजंस हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि ओवर एल्कोहल पीना या सिगरेट वगरेट करना, इन सब वजह से उनको हार्ट प्रॉब्लम्स थी पहले से, जो हार्ट अटैक पड़ गया। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो आई है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को लेकर। ब्रो हम लोग देखते हैं ना, पिछले तकरीबन 2.5 साल से लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर की सीट खाली पड़ी है, क्योंकि लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर के रूप में किसी को भी चुना ही नहीं जा रहा। अपने इंडिया में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 के अंतर्गत हम लोग लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चुनते हैं, और इनको शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। और प्रोटेम, थोड़ा स्टार्टिंग से बात कर ले, तो जब भी कोई नई सरकार चुन के जाती है तो उसका सबसे जो वरिष्ठ आदमी होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। उसकी ये ड्यूटी होती है कि सारे लोकसभा के लोगों को, और लोकसभा का जो अध्यक्ष है और जो उपाध्यक्ष है, मतलब स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, उन दोनों को दिलवाए शपथ। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, प्रोटेम स्पीकर ने अपनी वो चीज निभाई नहीं, और आर्टिकल 93 के तहत जो प्रोटेम स्पीकर को डेप्यूटी स्पीकर को नियुक्त करना था उसने करवाया नहीं, और तब से लेके अभी तक डेप्यूटी स्पीकर की नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो इसको लेके कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी गई है कि अभी तक डेप्यूटी स्पीकर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। अब इस पर कोर्ट फैसला लेगा, और कोर्ट जहां तक कहेगा कि जल्दी से जल्दी करवाओ। बाय द वे एक थोड़ी सी बात कर ले डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, तो जब तक 10th लोकसभा थी ना अपनी, तब तक स्पीकर और उप स्पीकर, एक तरीके से कह ले जो डेप्यूटी स्पीकर, वो दोनों के दोनों लीडिंग पार्टी के होते थे। बट 11th लोकसभा से ऐसा रिजोल्यूशन पारित करके, और आपस में भी देखो काइंड ऑफ ऑफिशियल नहीं है ये चीज, कहीं पे भी लिखी नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, बट 11th लोकसभा से एक छोटा सा रिजोल्यूशन पारित करके ये कर दिया गया था कि अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी का होगा तो डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का होगा। तो अभी तक, और डेप्यूटी स्पीकर ना लोकसभा में अभी तक नियुक्त करना, ये चीज भी दिखाता है कि तुम विपक्ष की आवाज को दबा रहे हो, तुम विपक्ष को किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इनको लेके अब सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है, और अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो वो आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर। देखो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके 2 स्कीमें लॉन्च की हैं। देखो एक छोटा सा डाटा आया है कि तकरीबन 18,000 अपनी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें तकरीबन 18,000 पोस्ट हैं जो टीचर्स की हैं या प्रोफेसर्स की हैं जो भरी जानी है। उनमें से तकरीबन 60,000 पोस्ट, मतलब तकरीबन 33% पोस्ट खाली पड़ी हैं। अब ना उनने 2 स्कीमें लॉन्च की इन प्रॉब्लमों को हाल के लिए सॉल्व करने के लिए, अपने धर्मेंद्र प्रधान ने। पहली स्कीम का नाम है ग्लू ग्रांट स्कीम। अब ग्लू ग्रांट स्कीम क्या है कि आपस में जो रिसोर्सेस हैं वो यूनिवर्सिटी शेयर करे, आपस में जो उनके टीचर्स हैं एक से दूसरे में भी जाके लेक्चर्स ले लें कुछ दिन, उसके इधर आके लेक्चर्स ले लें कुछ दिन, तो आपस में रिसोर्सेस को आदान प्रदान करें, जिससे किसी भी यूनिवर्सिटी का करिकुलम रुके नहीं, उनकी पढ़ाई अड़ाई रुके नहीं हाल के लिए, जब तक नए प्रोफेसर को नियुक्त नहीं किया जाता। और दूसरी एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है एकेडमिक क्रेडिट बैंक स्कीम। अब एकेडमिक क्रेडिट बैंक स्कीम क्या है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो अपने यहाँ क्रेडिट बैंक स्कीम लॉन्च करें इंडिया में, जिससे अगर कोई मान लो बच्चा है वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और वो बीच में 1 साल बाद 1.5 साल बाद छोड़ देता है, तो उसको डिग्री ना देकर एक पर्टिकुलर क्रेडिट के रूप में एक डिग्री दी जाए। वो क्रेडिट कम से कम उसके पास में ऐसा होगा कि हाँ ये आधी हमने डिग्री की है, तो अगली बार जब वो कहीं पे ग्रेजुएशन करने जाए या किसी और स्ट्रीम में जाए तो जो चीजें उस क्रेडिट में उसने पहले से पढ़ रखी हैं वो ना पढ़ाया जाए और उसके 1-2 साल बच सके। तो इसके लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक स्कीम भी लॉन्च की गई है अपने धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। तो ये 2 स्कीमें हैं जो हाल में लॉन्च की गई। अब एक छोटी सी न्यूज और है कि डिफेंस एक्सपो जो ज्यादातर हम देखते हैं लखनऊ में होता है,
इस बार डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में कराने की बात चल रही है, जो 10 से 13 मार्च 2022 के बीच में होगा, अगले साल। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो इतना ही था। एक नए एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, जो शैलेंद्र सिंह को लेके आई है कि शैलेंद्र सिंह ने ऐसी 3 टर्टल स्पीसीज जो कि एंडेंजर्ड थी, जो कि हम देखते हैं रेड डाटा बुक में भी एंडेंजर्ड है और इंडिया की वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी एंडेंजर्ड है। तो ऐसी 3 टर्टल स्पीसीज को शैलेंद्र सिंह ने कंजर्व किया और उनकी जो आबादी है वो इंडिया में बढ़ाने के लिए काम किया है। तो इसके लिए जो ग्लोबल अवार्ड फॉर टर्टल कंजर्वेशन है वो इस साल पहली बार किसी भारतीय को दिया जा रहा है, जिसका नाम है शैलेंद्र सिंह। तो दैट्स ऑल, इतना छोटा सी चीज थी जो अपने न्यूज में जाने की जरूरत थी। और बाय द वे, हाँ, अपने एक फॉर्मर मिनिस्टर है जिनका नाम है चंदन मिश्रा, जो बाय द वे पहले बीजेपी में थे, फिर अभी टीएमसी में चले गए थे 2 साल पहले। तो चंदन मिश्रा का निधन भी हो गया है कल। तो ये भी एक छोटी न्यूज है, क्योंकि वो फॉर्मर मिनिस्टर रहे, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो जाती है ये न्यूज। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम। तो आई है आयरलैंड को लेकर कि आयरलैंड ने क्या है ना, आयरलैंड ने भी व्हाट्सएप पे 2000 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया है। और किसको लेके? अपने डाटा प्रोटेक्शन रूल्स को लेके। ब्रो, व्हाट्सएप हम ज्यादातर देखते हैं वो अपने फेसबुक के साथ में डाटा शेयर करता है। और आयरलैंड के डाटा प्रोटेक्शन रूल्स के अंतर्गत ये है कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऐप किसी दूसरे ऐप या कंपनी के साथ में अपना डाटा शेयर नहीं करेगा। और इसी के चलते व्हाट्सएप पे तकरीबन 2000 करोड़ का फाइन लगाया गया है आयरलैंड के द्वारा। अब देखो, एक टाइम था ब्रो, आयरलैंड की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो एक टाइम था जब आयरलैंड में लोग रुक नहीं रहे थे, क्योंकि आयरलैंड में किसी भी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं थी, प्रोडक्शन नहीं था, जॉब्स नहीं थी लोगों के लिए। लोग आयरलैंड से निकल रहे थे। अगर हम लोग 90s के समय में देखते हैं, लोग आयरलैंड छोड़ छोड़ के जा रहे थे। उनकी पॉपुलेशन जो अच्छी इलीट पॉपुलेशन थी वो तो भाग ही जाएगी ना देश से, ऐसे सिंपल सी बात है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ना हो। अब आयरलैंड ने उसके लिए क्या किया था उस समय, अपने एजुकेशन पे काम किया कि अपने लोगों को स्किलफुल बनाया, अपने वहां के लोगों को स्किल दी, वहां के लोगों को एजुकेटेड किया। और दूसरा, अपने यहाँ टैक्सेशन को कम किया इन कंपेयर टू और देशों के। जब किसी भी देश में टैक्सेशन कम होते हैं तो दूसरे देश वहां पे आके निवेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम जब 10-15% टैक्स पे किसी को फैक्ट्री लगा लेने दोगे और वहीं और देश यूएसए जैसे जो तकरीबन 60% टैक्स ले लेते हैं, तो कौन सा देश ज्यादा प्रेफर करेगा कोई भी कंपनी? तो इसलिए हम देखते हैं आज बड़ी बड़ी कंपनियों के जो फैक्ट्रियां हैं वो आयरलैंड में है, और ऊपर से उन्होंने अपने लोगों को एजुकेट किया। तो लोग आज इतने स्किलफुल हो गए हैं वहां के कि जो कंपनियां आती हैं तो उनको स्किल्ड वर्कर्स के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। लोग एजुकेटेड भी है, वहां का टैक्स भी कम है, जो इन्वेस्टर्स को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ओवरऑल बस आयरलैंड के बारे में मुझे थोड़ा याद आ गया तो मैंने बता दिया कि आयरलैंड ये दिखाता है कि एजुकेशन कितना बड़ा मुख्य रोल निभाता है किसी भी देश की उन्नति को लेके। जिस भी देश में एजुकेशन अच्छी होती है उस देश में ओवरऑल देश बढ़ता ही जाता है। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में यही था। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं कि चाइना को लेके आई है कि चाइना ने अपने यहाँ जो रियलिटी टैलेंट शोज नहीं होते, गाना गाने के, डांस करने के, डीआईडी फलाने का जैसे इंडिया में चलते हैं, ऐसे टाइप के सारे रियलिटी टैलेंट शो पे बैन लगा दिया है चाइना में। उसका कहना चाइना का ये है कि देश भावना को नुकसान पहुंचता है ऐसे शोज से, क्योंकि ये लोग इमोरल पॉप कल्चर को फैला रहे हैं। और जो के पॉप चाइना में फैलता जा रहा था, के पॉप एक अनहेल्दी कल्चर है, ये लोगों को कमजोर बनाता है। तो इसलिए उसने अपने यहाँ टोटली जो रियलिटी टैलेंट शो थे और जो के पॉप के शोज चल रहे थे उनको चाइना ने अपने यहाँ बैन कर दिया है। और ऊपर से कहा है शोज वालों को कि जो मस्कुलर शोज होते हैं जिनमें बॉडी से रिलेटेड है या कुछ मेहनत करने से रिलेटेड है, ये चैलेंजेस से रिलेटेड है, खतरों के खिलाड़ी टाइप के, तो वैसे शोज को ज्यादा प्रमोट किया जाए जो चाइना की वैल्यू बढ़ाएंगे, लोगों में मस्कुलरिटी और वैसी भावना को ज्यादा लेके आएंगे। ये रियलिटी टैलेंट शो हमें नहीं चाहिए जो देश भावना को नुकसान पहुंचाए और लोगों को अनहेल्दी बनाए। तो दैट्स ऑल, ये छोटी सी न्यूज थी जो चाइना से आई। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं कि 2DG करके एक एडजंक्ट थेरेपी है 2DG करके, जिसका नाम है 2-डिऑक्सी ग्लूकोजिन। ये क्या होता है ना, जो कोविड संक्रमित लोग हैं उनको दी जाने वाली थेरेपी है, जो डीआईडीओ के ज्यादातर जो लोग हैं उन लोगों को दी जा रही थी। डीआईडीओ में इसके ऊपर काम चल रहा था।
तो ये 2DG थेरेपी, इसको पूरी तरीके से अब कौन देगा? अब एक कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई, डीआरडीओ अब खुद से नहीं करेगा ये काम। ये अब ग्रेन्यूलस करके एक कंपनी है इंडिया की, उसको पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया है कि डीआरडीओ के लिए जो एडजंक्ट थेरेपी है 2DG, अब वो लोग करेंगे। अब थोड़ी सी अगर अपन लोग डीआरडीओ के बारे में बात करें तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इस समय इसके हेड हैं जिनका नाम है सतीश रेड्डी। ठीक है। और डीआरडीओ के देखते हैं तो देखो, डीआरडीओ ने एक समय पे प्रोजेक्ट डेविल शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट डेविल ही है जो आगे बढ़ के हम देखते हैं आज अग्नि मिसाइल वगैरह बने हैं। और प्रोजेक्ट वेलिएंट है जो इंटरबैलिस्टिक मिसाइल्स डीआरडीओ ने बना के रखी है। नाग मिसाइल जो एंटी टैंक मिसाइल है, वो सब प्रोजेक्ट वेलिएंट के तहत बने थे डीआरडीओ से। तो दैट्स ऑल, ये जितना भी जरूरी था हमारे एग्जाम के लिए न्यूज में था, और जो पीछे था वो कवर कर लिया। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो रोनाल्डो को लेके आई है कि रोनाल्डो ने 111 गोल करके यूएफए लीग में अपना जो मैक्सिमम गोल करने का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है, जो एक व्यक्ति का था वो तोड़ दिया है। और अब रोनाल्डो मैक्सिमम गोल करने वाले व्यक्ति बन गए हैं 111 गोल करके। तो दैट्स ऑल, एक छोटी सी न्यूज थी तो मैंने कवर कर दी। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो वो आई है डोजेस को लेके। इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटा सा डाटा दिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। तो हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 99% लोगों को जो है वो डोज लग चुका है, फर्स्ट डोज। सेकेंड पे उत्तराखंड है जिसमें 81%, केरल में 80%, गुजरात में 71% और मध्य प्रदेश में तकरीबन 70% लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुका है। तो टॉप 5 स्टेट्स की अगर बात करें जो कोरोना के जो वैक्सीनेशन डोजेस है उनमें सबसे अच्छा काम कर रही है, तो हिमाचल ने ऑलमोस्ट 100% लोगों को लगा दिया है। सेकंड पे उत्तराखंड है, थर्ड पे केरल, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। और बाय द वे अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा दोनों डोजेस किसको लगे हैं तो वो केरल में लगे हैं। और इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है जो आगे अपन लोग अभी कवर करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो वो आई है मार्स 2020 प्रिजर्वेंस को लेके। तो हुआ क्या था ना कि मार्च 2020 प्रिजर्वेंस करके हम लोगों ने रोवर लॉन्च किया था नासा ने, जो 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। उसको मार्स पे जाना था और मार्स पे वहां पे पत्थर और ये सब इकट्ठे करने थे, उसकी मिट्टी वगैरह, और वापस आना है अर्थ पे। तो उसने वहां पे जाके रॉक सैंपल हुए और बाकी जो सॉइल सैंपल्स हुए वो सब कलेक्ट कर लिए हैं और वो अर्थ की तरफ वापस चल दिया है, वहां से कल चल दिया है। तो इसके ऊपर ये न्यूज आई थी। बाय द वे हम देखें ना, थोड़ी सी बात कर ले मार्स की, तो मार्स लाल किस वजह से है? क्योंकि वहां पे रस्ट ऑफ आयरन है, इस वजह से, आयरन की वजह से। और ओलंपस माउंट अगर देखा जाए तो अपने सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो भी मार्स पे ही है, पर्वत मान लो, पर्वत या ज्वालामुखी कुछ भी कह लो, दोनों वहीं पे, और दोनों ही ओलंपस माउंट ही है जो अपने एवरेस्ट से तकरीबन 3 गुना ऊंचा है। और मार्स के केवल 2 ही चंद्रमा है जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। और वहीं अगर मार्स पे भेजे गए पहले मिशन की बात करें ना, तो मार्स पे मार्स 3 नाम का यूएसएसआर का एक मिशन गया था 1971 में। पहला सफल मिशन मार्स पे वही माना जाता है 1971 में, जो यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया था। अब देखो मार्स पे इतनी कोशिश क्यों करते रहते हैं ना अपन लोग, क्योंकि मार्स पे पहली बात तो एटमोस्फेयर वहां पे अच्छा है, ग्रेविटी दूसरी वहां पे रहने लायक है, और तीसरी वहां पे हम लोग इसी वजह से खोज कर रहे हैं कि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हम लोग वहां पे जाके चाहे वैक्यूम बना के रहना पड़े, लेकिन मार्स पे लोगों को इंडिया से ले जाके, अर्थ से ले जाके बसाया जा सकता है। तो मार्स इंसानों के लिए एक दूसरा घर बन सकता है आगे जाके। तो इसलिए मार्स पे लगातार रिसर्च चलती रहती हैं, और उसी को लेके मार्च 2020 जो प्रिजर्वर गया था वो भी इसी चीजों को लेके गया था। और ये पहला ऐसा रोवर होगा जो मार्स से पत्थर और सॉइल के सैंपल लेके वापस पृथ्वी आ रहा है। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो ये था। एक नेक्स्ट न्यूज आई है छोटी सी कि अभी जस्ट डायल ने अपने ज्यादातर जो शेयर्स थे वो निकाले थे बेचने के लिए। देखो हम बताएं, एक टाइम पे हम देखते हैं कि ऐसे टेलीफोन जब लगते थे लोगों के यहाँ पे, घर वाले वो उठाने वाले, तो टेलीफोन डायरेक्टरीज होती थी मोटी मोटी, उनमें जितने लोगों ने टेलीफोन कनेक्शन लेकर रखा था सबके नंबर होते थे। तो जस्ट डायल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश की थी जस्ट डायल ने, जब 1996 में बनाया गया था जस्ट डायल को। तो उसने कोशिश की थी कि हम एक ऑनलाइन ऐसी डिक्शनरी बन जाए जिसमें ऑलमोस्ट हर इंसान के फोन नंबर हो। तुम्हें अगर किसी का भी फोन नंबर चाहिए, किसी दुकान का भी फोन नंबर चाहिए, तो जस्ट डायल पे तुम्हें वो फोन नंबर मिल जाता था ऑनलाइन डिक्शनरी के रूप में।
जस्ट डायल ने अभी अपने शेयर्स निकाले थे, जिसकी ज्यादातर स्टेक्स खरीद लिए रिलायंस ने, तो अब ऑलमोस्ट रिलायंस की कंपनी हो चुकी है जस्ट डायल। अब जस्ट डायल की बात करें तो 1996 में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसके फाउंडर की बात करें तो वीएसएस मानी है जो इसके फाउंडर थे। तो दैट्स ऑल, इसमें तो यही था जानने के लिए। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आई है मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेके। भाई इतना लेट ये लोग लेके आए हैं ना, हर दूसरे महीने मुंबई वेनिस बन जाता है पानी की वजह से, और ये लोग ये प्लान बहुत जल्दी लेके आने की जरूरत थी जो इतनी देर में लेके आ रहे हैं। वहां पे जो बीएमसी है मुंबई की, वो मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान लेके आई है कि जैसे जैसे क्लाइमेट बदल रहा है, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि 2050 तक तकरीबन 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर नेट जीरो भी कर लिया तो भी 1.5 डिग्री बढ़ेगा, और उस वजह से मुंबई की जो कोस्टल लाइन है उसकी बहुत सारी जगह डूब जाएंगी। और आज का जो हम लोग देखते हैं कि ताज होटल है और इंडिया गेट है, उन तक पानी चला आएगा ऑलमोस्ट। तो इतना एरिया मुंबई का डूबने का है 2050 तक, अगर जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए। तो मुंबई ने एक मुंबई क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें 6 एक्शन एरियाज को मॉडिफाइड करने की बात की गई है कि फ्यूचर में समुद्र यहां तक आने वाला है, तो अभी से हम लोग अगले 10-20 साल में इनको मॉडिफाई कर दें, जिससे अगर सी लेवल बढ़ता भी है तो मुंबई में अंदर ना घुसे। तो इन सब के लिए 6 ऐसे एक्शन एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जिन पे काम किया जाएगा। दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो यही था। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो आइए जम्मू कश्मीर को लेके। जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो एलजी हैं उनके द्वारा 7 प्रोग्राम शुरू किया गया है, और 7 प्रोग्राम क्या है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। देखो जम्मू कश्मीर में कंपेरेटिवली सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत कम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जम्मू कश्मीर में बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे उतने ही आम जनता तक सबसे ज्यादा वही जुड़े रहते हैं, और वो सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी के रूप में भी कई बार काम करते हैं। तो अगले 2-3 साल में तकरीबन तकरीबन 14,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात की गई है, जो कि अभी 7 प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा। सरकार उनको इंसेंटिवाइज करेगी लोगों को कि तुम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ और ग्राउंड पे उनसे काम भी करो, जिससे देखो लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध होंगे, लोगों के लिए अलग अलग अवसर की उन्नति भी होगी, और साथ साथ में सरकार की योजनाओं को लोगों तक और ज्यादा क्रियान्वयन रूप से पहुंचाने में मदद भी मिलेगी। तो दैट्स ऑल, इस सब में यही था। और लास्ट सीएम की बात करें तो महबूबा मुफ्ती थी, जो कि जब से 370 और 35 हटाया और प्रेसिडेंशियल रूल लगा है, तब से वहां पे अभी तक कोई सीएम नहीं बना है, और मे भी पॉसिबल है कि 2022 में वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो आइए कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर। कि देखो कोल इंडिया लिमिटेड हम जानते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइनर कंपनी है, और इंडिया की कंपनी है सीआईएल। और कोल इंडिया लिमिटेड क्या करती है, माइंस में जाके कोयला खोदती है और उनको अपने अलग अलग उपक्रम तक पहुंचवाती है। लेकिन इनमें यूज होते हैं ट्रक बहुत ज्यादा लेवल पे, कि ट्रकों का यूज किया जाता है कि वहां से जहाँ पे माइन हुआ वहां से कोयला लेके जाना, उन ट्रकों को वहां तक पहुंचाना जहां पे उनकी जरूरत है। तो इन ट्रक्स में अभी तक जो यूज होता था वो होता था डीजल का यूज। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड ने कल घोषित कर दिया है कि हम अपने एक भी ट्रक में किसी भी प्रकार के डीजल का आगे से यूज बंद करने वाले हैं जल्दी ही, और हर ट्रक में एलएनजी का यूज किया जाएगा। एलएनजी क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। वही मान लो सीएनजी का ही एक रूप है, ये लिक्विड रूप में है और सीएनजी गैसियस रूप में है। दैट्स ऑल, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस इनको सीएनजी और एलएनजी में बस ट्रांसपोर्टेशन का अंतर होता है, उनके फॉर्मेशन का मैटर का अंतर होता है, और अगर बात की जाए ना कि उनकी जो केमिकल फॉर्म है उसमें कोई अंतर नहीं होता। सीएनजी और एलएनजी एक ही चीज है, तुम एलएनजी से सीएनजी बना सकते हो। तो जितने भी कोल इंडिया लिमिटेड के जो ट्रक्स हैं वो अब डीजल पे नहीं, वो अब एलएनजी पे चलेंगे। तो दैट्स ऑल, ये छोटी न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो आइए स्टनिंग को लेके। देखो पहले हमें जानना जरूरी है स्टनिंग क्या होता है। जब भी बच्चे बढ़ रहे हैं एज में, बच्चे एज में बढ़ रहे हैं, बच्चों की लेकिन लंबाई नहीं बढ़ रही है, या बच्चे अंडरवेट रह जा रहे हैं, बच्चे की लंबाई बढ़ गई है, बच्चे अंडरवेट रह जा रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से एज बढ़ रही है उस हिसाब से उनकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही हो, इस चीज को हम लोग कहते हैं स्टनिंग। तो एक अभी नई स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी बच्चों में स्टनिंग की केसेस देखे जा रहे हैं, उनमें से पहली बात तो 1/3 बच्चे तकरीबन इंडिया में ही हैं, दुनिया के 1/3 स्टनिंग के केसेस। और उनमें अगर हम बात करें ना कि सबसे बड़ा रोल निभाता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और वो भी खासकर
SC ST कम्युनिटी में, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है स्टनिंग में। जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आंगनवाड़ी के लोग, जैसे मान लो एक जनरल का लोग है, कोई भी एक जनरल का व्यक्ति है, जनरल की महिला है जो प्रेग्नेंट है, उसके पास में आंगनवाड़ी अपनी फैसिलिटीज को ज्यादा अच्छे तक पहुंचा पाती हैं, वो लोग जाती हैं, उनके घर जाती हैं, मिलती हैं, उनको लेके आती हैं। लेकिन वहीं SC ST जो हैं उनके साथ में आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके ऐसी चीजें हैं जिन वजह से ना तो आंगनवाड़ी और ना ही सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उन तक सही से पहुंच पाती हैं। उन वजह से उनमें माल न्यूट्रिशन रह जाता है और जब बच्चा पैदा होता है तो वो स्टनिंग का शिकार हो जाता है। तो स्टनिंग की बहुत बड़े केसेस जो इंडिया में है, 1/3 केसेस पूरी दुनिया में, उनमें सबसे बड़ा रोल निभा रहा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये एक स्टडी निकली है अभी, तो उसमें लिखा, दोबारा से कर दे रहा। एक स्कीम लॉन्च की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है इनोवेशन मिशन पंजाब, IM पंजाब। इस स्कीम के तहत क्या है ना कि पंजाब में स्टार्टअप्स को बूस्ट देने के लिए काम किया जाएगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाएगा पंजाब की तरफ। पंजाब गवर्नमेंट अपनी सरकारी लैंड देगी नए स्टार्टअप्स को, समझ, सरकारी जो लैंड है उसको मिनिमम दामों पे स्टार्टअप्स को बेचा जाएगा और स्टार्टअप्स को, मतलब सरकारी जो दाम होते हैं उन पे लैंड उपलब्ध करवाई जाएगी और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा जो पंजाब में आए, उन स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाएं और पंजाब में स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं ना, अभी कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि जो पराली होती है, केवल और केवल पंजाब में जो पराली जला दी जाती है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो हर साल तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा के दे सकती है। तो इन चीजों के लिए ही ज्यादातर पराली पे ही फोकस करके पंजाब गवर्नमेंट IM पंजाब मिशन को लेके आई है। तो दैट्स ऑल, इसमें तो यही था। एक एडिटोरियल आया है टेररिज्म को लेके कि देखो, हम बता ना, UN में हम अभी देखते हैं कि इंडिया की जो अध्यक्षता थी 1 महीने की वो खत्म हो गई है कल, और UN में इंडिया ने पूरा फोकस ही अपना ये रखा है टेररिज्म को लेके। हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन पारित करवाया है अपनी अध्यक्षता में जिसका नाम है UNSC रिजोल्यूशन 2J93। तो ये रिजोल्यूशन अपना पारित करवाया गया है इंडिया के द्वारा वहां पे अध्यक्षता में, जिसमें मेन फोकस ही इस पे है कि जो तालिबान आ रहा है वो टेररिज्म को कंडेम करे, पूरी दुनिया मिलकर टेररिज्म को कंडेम करे और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दे। अब हो गया क्या ना, इसमें एडिटोरियल में जो ऑथर है जिसने लिखा है उसने कहा है कि बहुत सही समय पे इंडिया को अध्यक्षता मिली थी और इंडिया ने बहुत सही समय पे अपने इस रिजोल्यूशन को UN में पारित करवाया है, क्योंकि सभी को उनके राइट्स मिलने जरूरी है, लोगों को इंक्लूसिव व नेगोशिएटिव सेटलमेंट्स होना जरूरी है एक दूसरे मतलब आपसी देशों के बीच में, और टेरर को पूरी तरीके से हर जगह कंडेम करने की भी जरूरत है। और वहीं हम देखें ना कि UNSC के इंटेंशंस हमेशा से रहे हैं कि टेरर को कंडेम किया जाए, बट ऐसा UNSC के पास में कोई रिजोल्यूशन नहीं था जिसपे वो टेरर को कंडेम कर सकें आज तक, या टेरर के प्रति किसी भी प्रकार का काम कर सकें और देशों के साथ में मिलकर। ये पहला अपने प्रकार का रिजोल्यूशन है जो सीधे तरीके से टेरर को कंडेम करता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया ने जब UNSC रिजोल्यूशन 2J93 लेके आया तो कहीं भी डायरेक्ट तरीके से तालिबान का नाम नहीं लिया, ना ही पाकिस्तान का नाम लिया। इंडिया ने हर जगह ये कहा कि टेरर को कंडेम करना है, ह्यूमन राइट्स को हमें बढ़ाना है, हर जगह यही कहा है। वो देखो, इंडिया का इनडायरेक्ट वार तो पाकिस्तान और तालिबान पे ही था, लेकिन इंडिया ने डायरेक्ट तरीके से कहीं नहीं कहा है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि जैसे कहते हैं ना, वाटर द डाउन लैंग्वेज, कि जो कहा हुआ है उन सब पे पानी फेर दिया। तो इंडिया ने जो भी किया है, जो रिजोल्यूशन पारित किया है, इंडिया ने यह चीज प्रूव ना करते हुए, यह चीज इस रिजोल्यूशन में ना दिखाते हुए कि ये किन स्पेसिफिक देशों को लेके है, उसने जो भी चीजें की उन सब पे पानी फेर दिया है। अब UNSC की बात की जाए तो UNSC इस रिजोल्यूशन के पारित होने के बाद में अब UNSC ने कहा है कि वो अफगानिस्तान को मॉनिटर करेगा और जैसा वहां पे जो सरकार बनने वाली है उस सरकार को भी मॉनिटर किया जाएगा कि वो अपने यहाँ, जैसे 1996 से 2001 के बीच में हम देखते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप वहां पे पनप गए थे, उनको पनपने ना दे। और जो आर्म्स हुए या जो ट्रेवल परमिशन हुई, वहां के जो लोग हैं तालिबानी लोग, उनको ना तो आर्म्स दिए जाएंगे और ना ही ट्रेवल परमिशन दी जाएगी तब तक जब तक वो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं करवाते अफगानिस्तान में। और कहा जाता है कि एज एन कंसर्न नेबर ऑफ अफगानिस्तान,
हम ये कहेंगे कि वर्ल्ड स्टेज पे अगर तालिबान को आना है, और सच में तालिबान ये चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में, जैसा वो कह रहे हैं कि एक गवर्निंग पावर के रूप में वो वहां पे काम करेंगे, एक टेररिस्ट ग्रुप या एक माओवादी ग्रुप के रूप में नहीं, अगर वो एक सच में गवर्निंग पावर के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उनको इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और वो अगर वो करते हैं तो हो सकता है शायद इंडिया भी उनको रिकॉग्निशन दे दे। तो दैट्स ऑल, ये पूरा लिखा हुआ था इस एडिटोरियल में। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो वैक्सीनेशन को लेके आई है। देखो वो कह रहा है ना ब्रो, केरल अपने भारत का सबसे ज्यादा डबल वैक्सीनेशन डोज लगाने वाला लोगों को राज्य है, कि अगर जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को डबल डोज लगे हुए हैं तो वो केरल है। और फिर भी हम देख रहे हैं कि इंडिया के 70% केसेस जो कोरोना के हैं वो केरल में ही आ रहे हैं। हाँ, और वो बात अलग है कि वहां पे केवल और केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जिनको कोरोना हो रहा है, जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, और अभी तक कोई भी ऐसी वो नहीं आई है खबर कि जिनको डबल डोज लगा हुआ हो जिसकी मौत हुई हो केरल में। ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं ना कि वो अफेक्ट तो हो रहे हैं ना ब्रो, ऐसे तो नहीं कि अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर कोरोना के केसेस आ रहे हैं, लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज भी 5% को होना पड़ रहा है, लेकिन होना तो पड़ रहा है। इवन दो हेल्थ वर्कर्स भी वहां पे 5 से 10% हेल्थ वर्कर्स भी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो ये होना एक बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज होती है कि तुम्हारे हेल्थ वर्कर्स ही अगर हॉस्पिटलाइज होने लगेंगे तो देखेगा कौन, वैसे ही तुम्हारे पास में कैपेसिटी कम है। तो अभी ये बात की गई है कि ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि सारी कंपनियों ने जो वैक्सीन बनाई है वो बनाई है कोरोना के सिंपल वेरिएंट को लेके, और अभी जो फैल रहा है इंटरनेशनली और नेशनली भी इंडिया में, वो डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है। और डेल्टा वेरिएंट को लेकर ना तो इंडिया में अभी तक कोई वैक्सीन है और ना ही इंटरनेशनली कोई वैक्सीन है जो सीधे डेल्टा वेरिएंट को वार करती हो या डेल्टा वेरिएंट के लिए बनी हो। हाँ, वो बात अलग है कि वैक्सीनेशन हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देती है, हॉस्पिटलाइज लोग कम होते हैं, लोग मरते नहीं है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइज होना भी हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा बर्डन डालता है। और जो लोग सच में जिनको उनकी जरूरत होती है ना, वो लोग उनसे वंचित रह जाते हैं, वो लोग मर जाते हैं रोडों पे, क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड वेव में देखा था। अब होता क्या ना, अभी ये कहा गया है कि जितनी भी नई कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जिनको अभी तक पूरी तरीके से रेगुलेट करने का अभी लाइसेंस नहीं मिला है, उन कंपनीज को अभी से कन्वर्ट हो जाना चाहिए कि वे नॉर्मल कोरोना को ना बनाते हुए डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोरोना की वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर दें अभी से। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा वार कर रहा है, जो हम केरल में देख चुके हैं। केरल में लोग डबल डोज सबसे ज्यादा है, फिर भी वहीं पे सबसे ज्यादा केसेस। अब और ये चीज अलार्मिंग कर देती है इंडिया को कि इंडिया हो सकता है दोनों डोजेस लगा ले, फिर भी इंडिया में थर्ड वेव आ जाए। अब कोरोना म्यूटेशन की बात करें ना, तो कोरोना जैसे जैसे म्यूटेट हो रहा है, कोरोना अपने बदल रहा है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। कल ही अपन लोगों ने पढ़ा था कि AY2.2 वेरिएंट करके भी एक नया वेरिएंट आया है, और भी B.1.6 वेरिएंट्स आ गए हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं। तो इनके लिए कोरोना म्यूटेट हो रहा है तो हमें अपनी वैक्सीन को भी बदलना पड़ेगा, और इंटरनेशनली नेशनली डेल्टा वेरिएंट के ऊपर एक पर्टिकुलर वैक्सीन को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अभी वास्टली कही जाए ना, तो वास्टली डेल्टा वेरिएंट ही है जो फैल रहा है। अब इंडिया में बात की जाए ना कि इंडिया में कौन ट्रैक करता है कि म्यूटेशन हो रहा है इनमें, तो जो इंडिया की अथॉरिटी है जिसका नाम है इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कॉन्सोर्टियम, जिसका शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है INSACOV, इंसाकॉव। तो ये कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है, जो इंडिया में कोरोना में होने वाले म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करती है और उनकी वल्नरेबिलिटी बताती है कि ये इतना वल्नरेबल है और ये इतना नहीं है, ये लोगों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ये इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये खुद से खत्म हो जाएगा, ये लंबे समय तक बना रहेगा। तो इन सब के लिए INSACOR जो कंपनी है इंडिया में काम कर रही है, और यही पूरा डाटा रख रही है कि कैसे कैसे क्या किया जाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर एक समराइज करें इस एडिटोरियल को, तो उसमें यही था कि अभी तक डबल डोजेस के बाद भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। तो जो कंपनियां हाल में वैक्सीन बना रही हैं उनको अभी से डेल्टा वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाना शुरू कर देना चाहिए। और डेल्टा वेरिएंट पे भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट से जब केसेस बढ़ते हैं तो हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना लोड पड़ता है कि जो सच में जरूरतमंद है उनको बेड्स नहीं मिल पाते हैं एट द एंड। तो दैट्स ऑल, इस पूरे आर्टिकल में तो यही था। और आज अगर 3 सितंबर की बात करें
तो यही न्यूज़ थी जो हमारे एग्जाम में आने के लिए जरूरी थी।